हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को डायरेक्ट और कंट्रोल करता है। स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंटली और रिस्पॉन्सिबली काम करे। अगर इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल डायनामिक्स को मैनेज करता है। इसमें डिसीजन मेकिंग, ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म शामिल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटेजिक गोल्स और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। ये सिस्टेमेटिक अप्रोच देता है कंपनी के ऑपरेशंस को गाइड करने के लिए। अगर इसके मैं आपको की कंपोनेंट्स बताऊं, ठीक है जी। अगर इसके मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें, देखो, सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को ओवरसी करते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करते हैं और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। ये कंपनी के हाई लेवल डिसीजंस और पॉलिसीज का बेस है। फिर आते हैं शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर राइट्स इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को वोटिंग राइट्स और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। ये शेयर होल्डर को कंपनी के डिसीजंस में वॉइस देते हैं। थर्ड आती हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस के लिए गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करते हैं। ये कंसिस्टेंट और लीगल ऑपरेशंस के लिए फ्रेमवर्क देते हैं। चौथा आता है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जैसे ऑडिट्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चेक्स और बैलेंसेस इंश्योर करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। अब इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, सबसे पहला, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से डिसीजन मेकिंग में ट्रस्ट बढ़ता है। ये स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा, ओवरसाइट और कंप्लायंस सिस्टम से रिस्क कम होते हैं। ये कंपनी को लीगल और फाइनेंशियल ट्रबल से बचाता है। तीसरा, मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये स्ट्रेटेजिक फोकस और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी दिखाने से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। ये कंपनी के लिए फंडिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है। अब इसके अगर यही चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला, अलग अलग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट जैसे शेयर होल्डर्स वर्सेस एम्प्लॉयज़ को बैलेंस करना एक चैलेंज है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच मांगता है। अब दूसरे चैलेंज की अगर हम बात करें, तो जो दूसरा चैलेंज है, मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करना मुश्किल हो सकता है। ये ट्रस्ट और अलाइनमेंट के लिए ओपन कम्युनिकेशन ज़रूरी करता है। थर्ड, डायनामिक रेगुलेटरी और मार्केट इन्वायरमेंट्स में गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को अडाप्ट करना चैलेंजिंग है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कांस्टेंट अपडेट्स के लिए कमिटमेंट मांगता है। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क देते हैं जो अफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। ये स्टेक होल्डर्स को क्लियर पिक्चर देता है कंपनी के वर्किंग्स का। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट और बोर्ड अपने एक्शंस के लिए शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के जवाबदेह हो। ये ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। तीसरा, फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना। ये इक्वालिटी और जस्टिस को ऑर्गेनाइजेशन में लाता है। चौथा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे फोकस के साथ। ये एथिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। पांचवा आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग को मेंटेन करता है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से फ्री होता है। ये अनबायस्ड और फेयर गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल, देखो, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
डिस्क्लोजर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन से अचीव होती है। ये क्लियर और एसेसिबल इंफॉर्मेशन फ्लो को इंश्योर करती है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड ओवरसाइट, ऑडिट एंड और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के थ्रू इन्फोर्स होती है। ये मैनेजमेंट और बोर्ड को जवाबदेह रखता है। तीसरा, फेयरनेस, डिविडेंड पॉलिसीज, वोटिंग राइट्स और एम्प्लॉय रिलेशंस में इक्विटेबल ट्रीटमेंट इंश्योर करता है। ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जस्टिस प्रमोट करता है। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स या रिस्क मैनेजमेंट को गाइड करती है। ये लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए ज़रूरी है। पांचवा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स और ऑडिट कमिटीज़ के थ्रू मेंटेन होती है। ये अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस को इंश्योर करती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो देखो, सबसे पहला OECD प्रिंसिपल्स और सानबेस ऑक्सले एक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं जो गवर्नेंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रिंसिपल्स को लोकल रेगुलेशंस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ग्लोबल और लोकल बैलेंस के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, इसके सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले देखो, ये प्रिंसिपल्स एथिकल और अफेक्टिव गवर्नेंस का फाउंडेशन बनते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। दूसरा, ये स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, गवर्नेंस फेलियर्स कम करते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा, ये ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेटरी कंप्लायंस और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज नेविगेट करने में गाइड करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक और एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म्स पे डिपेंड करते हैं जो प्रिंसिपल्स को ऑपरेशनलाइज और अफेक्टिव ओवरसाइट और कंट्रोल इंश्योर करते हैं। ये गवर्नेंस को प्रैक्टिकल और एक्शनेबल बनाते हैं। की स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से बनता है जो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंपनी के हाई लेवल डिसीजंस और डायरेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। फिर आती हैं कमिटीज़ जैसे ऑडिट, कंपेंसेशन, नॉमिनेशन, स्पेसिफिक गवर्नेंस एरियाज पे फोकस करती हैं। ये स्पेशलाइज्ड टास्कों को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। फिर तीसरा आता है मैनेजमेंट बोर्ड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती है और बोर्ड के सुपरविजन में डेली ऑपरेशंस मैनेज करती हैं। ये स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल बैलेंस में मेंटेन करता है। चौथे आते हैं शेयर होल्डर्स वोटिंग और एंगेजमेंट के थ्रू गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उन्हें कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेशन देता है। अब बात करें गवर्नेंस मैकेनिज्म में, उसमें सबसे पहले इंटरनल मैकेनिज्म्स। देखो, इंटरनल मैकेनिज्म में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स और रिपोर्ट्स रेगुलर ओवरसाइट इंश्योर करते हैं। ये कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा, इंटरनल ऑडिट्स कंप्लायंस और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को असेस करते हैं। ये इंटरनल प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट रखता है। तीसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। ये मोटिवेशन और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रमोट करता है। अब एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स की बात करें, उसमें सबसे पहला रेगुलेटरी कंप्लायंस लॉस जैसे सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के साथ इंश्योर करता है। ये लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिट्स फाइनेंशियल एक्यूरेसी और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को वेरीफाई करते हैं। ये इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देते हैं। तीसरा, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस या पब्लिक प्रेशर के थ्रू गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करता है। ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी और इंगेजमेंट को बढ़ाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें। देखो, सबसे पहले डिजिटल टूल्स रियल टाइम रिपोर्टिंग, डाटा एनालिटिक्स और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू गवर्नेंस को इन्हांस करते हैं। ये एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। दूसरा, ब्लॉकचेन और सिक्योर प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड कीपिंग में अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। ये सिक्योर और टेम्पर प्रूफ सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला पावरफुल एग्जीक्यूटिव्स या शेयर होल्डर्स के सामने बोर्ड इंडिपेंडेंस इंश्योर करना चैलेंजिंग है। ये अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा,
गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइजेशनल साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इंडस्ट्री के साथ अलाइन करना मुश्किल है। ये टेलर्ड अप्रोच मांगता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स के कॉस्ट को मैनेज करना और इफेक्टिवनेस मेंटेन करना एक चैलेंज है। ये बैलेंस एफिशिएंसी और कंप्लाइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। बेसिकली स्टेवर्डशिप थ्योरी का क्वेश्चन है जो बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है। स्टेवर्डशिप थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है जी। देखो स्टेवर्डशिप थ्योरी में गवर्नेंस अप्रोच सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल है जो ट्रस्ट और वैल्यूज़ पे फोकस करती है। ये मैनेजर और शेयर होल्डर्स के अलाइनमेंट को एम्फेसाइज करती है। स्टेवर्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर्स का बिहेवियर ट्रस्टवर्दी होता है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के स्टेवर्ड्स होते हैं। ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स को प्रमोट करता है। ये ना बेसिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मैं आपको स्टेटमेंट्स के एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ जो स्टेवर्डशिप थ्योरी के साथ मैच करती है। तीसरा, स्टेवर्डशिप थ्योरी में ओनर्स रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि वो मैनेजर्स पे ट्रस्ट करते हैं। ये डेलीगेशन और एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। चौथा, मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स लाइक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं जो स्टेवर्डशिप थ्योरी का कोर है। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस और वैल्यू क्रिएशन के लिए काम करता है, ठीक है जी। अब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बताऊं सिंपल मीनिंग जो पेपर में, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसका मीनिंग के रिलेटेड वो करवाने जा रहा हूं मैं। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जो रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस के थ्रू कंपनी को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। ये मैनेजमेंट, बोर्ड और स्टेक होल्डर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करता है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट को ओवरसी और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंपनी के डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी का बेस है। दूसरा, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर के ड्यूटीज़ में कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना जनरल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। फिर भी मीटिंग्स अटेंड करना उनका ब्रॉडर ड्यूटीज़ के लिए एक्सपेक्टेड होता है। तीसरा, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर का ड्यूटी है गुड फेथ में काम करना और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना। ये कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डिसीजन मेकिंग मांगता है। चौथा, ड्यूटी ऑफ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। डायरेक्टर्स को रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज करना होता है। ये प्रूडेंट और अनबायस्ड डिसीजंस के लिए ज़रूरी है। पांचवा, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट और असाइन हिज ऑफिस असाइनमेंट। देखो, डायरेक्टर्स अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट या पोजीशन असाइन नहीं कर सकते। ये उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। अब शेयर होल्डर्स राइट्स की बात करें। कॉरपोरेट गवर्नेंस शेयर होल्डर के राइट्स जैसे वोटिंग, इंफॉर्मेशन एक्सेस और फेयर ट्रीटमेंट को प्रोटेक्ट करती है। ये शेयर होल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन देता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर की बात करें। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंट होती हैं और स्टेक होल्डर्स को टाइमली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी की बात करें। कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिकल कंडक्ट, इंटेग्रिटी और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अधेरेंस पे फोकस करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कल्चर को प्रमोट करता है। अब एक क्वेश्चन था जैसे स्टेवर्डशिप थ्योरी है वैसे आती है एजेंसी थ्योरी कॉरपोरेट गवर्नेंस की, उसका क्वेश्चन है वो करवाने लगा हूँ, ठीक है। देखो, एजेंसी थ्योरी में गवर्नेंस अप्रोच मटेरियलिस्टिक है जो प्रिंसिपल्स और एजेंट्स की इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे फोकस करती है। ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट और इंसेंटिव्स को प्रायोरिटाइज करती है। दूसरा, एजेंसी थियरी के अकॉर्डिंग एजेंट्स अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर दिखा सकते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए। ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करता है। थर्ड बात करें, इसमें ओनर्स रिस्क अवॉइड करना प्रेफर करते हैं और रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं जो एजेंसी थियरी का पार्ट है। ये गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को शेप करता है, ठीक है जी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है उसको समझो।
देखो CSR के सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के डिफेंडर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बायोस्फीयर के अंदर होती है जो सभी लाइफ को सपोर्ट करती है। ये इन्वायरमेंट और बिजनेस के इंटरकनेक्टेडनेस को एम्फसाइज करता है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बायोस्फीयर के अंदर होती है जो सभी लाइफ को सपोर्ट करती है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती है चीज़। ये CSR की सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के साथ अलाइन करता है जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। ये लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब आगे अगेन CSR का ही क्वेश्चन है, उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एजेंसी थ्योरी भी आपको करवा दी। देखो CSR की अगर बात करें, देखो CSR अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्पेंडिंग का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यानी बेसिकली इसका CSR का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एलिजिबल कंपनीज को पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR पे स्पेंड करना होता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी बनाता है। CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस कंपनी के खिलाफ पैनल एक्शन का कॉज बन सकता है। ये लीगल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तीसरा, मैंडेटरी CSR के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया भी हुआ है देखो, मैंडेटरी CSR के लिए कंपनी का पॉजिटिव नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। ये बड़ी कंपनीज को CSR के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए मैंडेटरी CSR के लिए। ये फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड CSR एलिजिबिलिटी के लिए सेट करता है। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये लार्ज स्केल कंपनीज को CSR के लिए टारगेट करता है। सोशल ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें तो देखो सोशल ऑब्लिगेशंस का मतलब है बिजनेसेस का स्टेक होल्डर्स जैसे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स और कम्युनिटी के इंटरेस्ट और वेलबींग को कंसीडर करना। ये एथिकल और इंक्लूसिव अप्रोच को प्रमोट करता है। कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स आदि यानी एक्सेट्रा अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और बिजनेसेस का उनकी प्रति एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये फेयर और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बिजनेस एथिक्स का। देखो बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस और एक्शंस पे अप्लाई करने का प्रोसेस है जो सोसाइटल वैल्यूज़ और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन करता है। ये एथिकल कंडक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, बिजनेस एथिक्स मॉरल स्टैंडर्ड्स का स्टडी और एप्लीकेशन है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशंस और स्टेक होल्डर इंटरेक्शंस में यूज़ होता है। ये बिजनेस के हर एस्पेक्ट में एथिकल बिहेवियर को गाइड करता है। ये ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इश्यूज़ को ऑर्गेनाइजेशनल कंडक्ट में एड्रेस करता है। ये एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क देता है। इसके मेन एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहले आते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स जैसे ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट बिहेवियर को शेप करने के गाइडलाइंस होते हैं। ये एथिकल डिसीजन मेकिंग का बेस बनते हैं। दूसरा, स्टेक होल्डर फोकस। स्टेक होल्डर्स फोकस डिसीजंस के इम्पैक्ट को एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट पे कंसीडर करता है। ये इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच देता है। थर्ड, एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी और मॉरल कंसिडरेशंस को कम्प्लेक्स सिचुएशंस में बैलेंस करता है। ये एथिकल डायलेमास को थॉटफुली सॉल्व करने में हेल्प करता है। चौथा आता है कॉरपोरेट कल्चर। कॉरपोरेट कल्चर एथिकल वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस में एम्ड करता है। ये लॉन्ग टर्म एथिकल बिहेवियर और एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहला स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है जो रेप्यूटेशन और लॉयल्टी बढ़ाता है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस से लीगल या रेपुटेशनल डैमेज के रिस्क को कम करता है। ये कंपनी को कंट्रोवर्सीज और पेनल्टी से बचाता है। तीसरा, एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस टैलेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं जो एथिक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। चौथा, बिजनेस को सोसाइटल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट करते हैं।
ये रिस्पॉन्सिबल और इम्पैक्टफुल ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं इसके चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला एथिकल डायलेमास, जहां प्रॉफिटेबिलिटी और मॉरल स्टैंडर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, उनको नेविगेट करना चैलेंजिंग है। ये टफ डिसीजंस के लिए बैलेंस्ड अप्रोच मांगता है। दूसरा, ग्लोबल ऑपरेशंस में डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स के साथ एथिकल प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी इंश्योर करना मुश्किल है। ये कल्चरल सेंसिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी मांगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स में एथिक्स एम्प्ट करना मुश्किल है, जहां शॉर्ट टर्म गेन्स अनएथिकल बिहेवियर को टेम्प्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर और लीडरशिप के लिए कमिटमेंट मांगता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एथिकल थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क। देखो, एथिकल थ्योरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मॉरल डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स एथिकल चैलेंजेस नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। ये एथिकल डायलेमास के लिए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियनिज्म। देखो, यूटिलिटेरियनिज्म ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए ग्रेटेस्ट गुड अचीव करने पे फोकस करता है। ये कलेक्टिव बेनिफिट और इम्पैक्ट पे ध्यान देता है। डिसीजंस को उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे वैल्यूएट किया जाता है जो सभी अफेक्टेड पार्टीज पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये आउटकम्स के ओवरऑल बेनिफिट को मेजर करता है। एप्लीकेशन किसके बात करें, मैनेजर सेक्शन जैसे ले ऑफ्स या इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स और हार्म्स को वे करते हैं। ये बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल डिसीजंस के लिए हेल्पफुल है। दूसरा आता है डिओंटोलॉजी। डिओंटोलॉजी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स पे फोकस करती है, जहाँ एक्शंस को मॉरल रूल्स या प्रिंसिपल्स के अधेरेंस से जज किया जाता है, आउटकम से इंडिपेंडेंटली। ये मॉरल इंटेग्रिटी और रूल फॉलोइंग को प्रायोरिटाइज करता है। ऑनेस्टी और फेयरनेस जैसे प्रिंसिपल्स डिसीजन को गाइड करते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी कम करें। ये एथिकल कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है। इसके एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर्स एथिकल कोड्स को फॉलो करते हैं, जैसे फाइनेंशियल डाटा को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना। ये ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करता है। थर्ड आते हैं वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स इंडिविजुअल्स के करेक्टर और वर्च्यूज़ जैसे इंटेग्रिटी, करेज और कंपैशन पे फोकस करते हैं। ये पर्सनल क्वालिटीज़ को एथिकल बिहेवियर का बेस बनाता है। एथिकल बिहेवियर लीडर्स और एम्प्लॉयज़ में वर्चुअस ट्रेड्स कल्टीवेट करने से आता है। ये लॉन्ग टर्म एथिकल कल्चर के लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशंस किसके बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस लीडरशिप मॉडलिंग और एम्प्लॉय ट्रेनिंग के थ्रू एथिकल कल्चर्स फोस्टर करती हैं। ये एथिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रमोट करता है। चौथा, स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी सभी स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को बैलेंस करने पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटाइज करने पे। ये इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच देता है। ये एथिकल डिसीजंस लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वेलबींग को कंसीडर करते हैं। ये सस्टेनेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस के लिए ज़रूरी है। इसके एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर्स स्टेक होल्डर्स के नीड समझने और उन्हें स्ट्रेटजीज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंगेज करते हैं। ये कोलैबोरेटिव और स्टेक होल्डर फोकस डिसीजंस को प्रमोट करता है। अब बात आती है इसके सिग्निफिकेंस की। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो, सबसे पहला, ये फ्रेमवर्क्स एथिकल डायलेमास रिजॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोचेस देते हैं। ठीक है जी। ये मैनेजर्स को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में गाइड करते हैं। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन को मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होने वाली पॉलिसीज़ और कल्चर्स बनाने में गाइड करते हैं। ये एथिकल कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी को प्रमोट करता है। तीसरा, ये डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग कंसिस्टेंसी को इन्हांस करता है। ये ग्लोबल और लोकल ऑपरेशंस के लिए यूनिफाइड अप्रोच देता है। चौथा, मॉरल प्रिंसिपल्स जो राइट या रॉन्ग डिफाइन करते हैं, बिजनेस एथिक्स का बेस हैं। ये एथिकल डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर का फाउंडेशन देते हैं। ठीक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स का, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो, बिजनेस एथिक्स एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने का प्रोसेस है जो मॉरली राइट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करता है। ये बिजनेस के हर एस्पेक्ट में इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है जी। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बताता हूँ। एथिकल, वो उन्होंने आपको वो एथिकल प्रिंसिपल्स को चूज करने के लिए कहा था जो बिजनेस में हेल्पफुल है। एथिकल प्रिंसिपल्स जो बिजनेस में हेल्पफुल है,
देखो, द इम्पॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अ बिजनेस शुड फॉलो, उसमें सबसे पहले आता है पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रॉम्प्टली। बिजनेस को टैक्सेस और अदर लीगल ऑब्लिगेशंस टाइमली फुलफिल करना चाहिए। ये लीगल कंप्लायंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा, रीफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ्स टू कस्टमर्स, सप्लायर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा। बिजनेस को सीक्रेट किकबैक्स या पे ऑफ जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी और एथिकल कंडक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल है। तीसरा आता है इंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेसेस को एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस और एथिकल रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और वर्क प्लेस एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का सेशन यहीं पे करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।